Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So if you have any problem regarding our last class topics, you can ask me. तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? आगे बढ़ें फिर. Yes, ma'am, no problem. Okay, cool. Then today we have to start 6.2 द मुगल कोड. जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में भी देखा था, मुगल कोड के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया था कि यहाँ पर जो दरबार हुआ करता था वहाँ पर एक ये दरबार किसी भी सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था, और उसके साथ साथ जो दरबार का अरेंजमेंट होता था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता था. यानी कि सेंटर पीस जो है वो थ्रोन यानी कि जो सिंहासन है वो हुआ करता था, जिसको तख्त भी कहते हैं. ठीक है, ये एक स्पेशल चीज़ की तरह देखा जाता था. और ये पूरी जो जो राजा लोग हुआ करते थे इंडिया के उस ज़माने के लिए, उस ज़माने के, उनका एक इम्पॉर्टेंट सिंबल हुआ करता था. और किस तरीके से इसके आसपास जो बाकी लोग बैठा करते थे उनको भी उनके डेसिग्नेशन, उनके रैंक के हिसाब से बैठाया जाता था. और जो राजा के सबसे पास में जिसका भी स्थान होता था, जगह होती थी जो बैठ पाता था, जिसका भी मतलब जैसे कि सपोज यहाँ बीच में एक राजा बैठा है और उसके आसपास जो है वो उसके सलाहकार या एडवाइज़र बैठे हैं या मिनिस्टर्स बैठे हैं, तो उनकी भी इम्पोर्टेंस उसी अकॉर्डिंग हुआ करती थी. जितने ज़्यादा करीब राजा के उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस. अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. The physical arrangement of the court focused on the sovereign, mirrored his status as the heart of the society. Its centerpiece was therefore the throne, the takhat, which gave physical form to the function of the sovereign as an excess mundi. The canopy, a symbol of kingship in India for a millennium, was believed to separate the radiance of the sun from that of the sovereign. एक्सिस मुंडी क्या होता है? ये एक लैटिन फ्रेज है जो एक ऐसे पिलर और पोल के लिए बोला जाता है जो सपोर्ट कर रहा है अर्थ को. ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ को सपोर्ट करने वाली चीज जो है यहाँ मेंशन क्यों की गई है थ्रोन के बाद में? उसका सिंपल एक ही मकसद है कि जैसे किसी भी देश की नींव मजबूत करने के लिए उसकी कैपिटल सिटी जो होती है वो मजबूत होनी ज़रूरी है, उसी तरीके से किसी भी राजा की कोर्ट के अंदर जो राजा का थ्रोन है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मजबूत है, वो डिपेंड करता है उसकी उसके तखत से. ठीक है, तखत से एज इन उसकी अदालत से. जो किसी भी राज्य का अदालत, अगर सपोज अकबर के बारे में बात की जाए, ठीक है, ये भी मुगल एम्परर रहे हैं, तो इनके ज़माने में जो अदालत रही है उसमें इनकी अदालत कितनी सक्सेसफुली काम करती थी, और जो राजा था उसको कितना ओबे करते थे लोग बाग, उसकी फंक्शनिंग कितनी स्मूथ थी, ये सारी चीज़ें उसके होल्ड पर डिपेंड करती हैं. ठीक है, उसको कैसे देखा जाता है? एज अ नीव देखा जाता है, एज अ बेस पॉइंट देखा जा सकता है. ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर एक्सेस मुंडी जो बोला गया है तखत के लिए बोला गया है कि ये भी काम करती है एक इस तरह के फंक्शन की तरह कि पूरा जो इनका राज्य है वो किस तरीके से एक ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है उस राज्य के लिए जो उसको चला पा रही है स्मूथली. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. फिर जो क्रॉनिकल्स थे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, उनका जो जो इतिहासकार थे वो ज़्यादा चीज़ ध्यान देते थे मुग़ल एलिट्स पर. ठीक है, जो नोबल क्लास के लोग होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि हर जगह पर आपको पता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो चालू होते हैं. ठीक है, आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जो जहाँ पर राजा अगर आ गए हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ले लेते हैं क्योंकि यही कॉमन नाम है जो बहुत इजीली सबको याद रहता है. इंग्लैंड के अंदर भी अगर जो उनकी क्वीन एलिजाबेथ है
वो अगर कहीं जा रही हैं तो वहाँ पे सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो वो वहाँ के लोगों को मानने पड़ते हैं, कि जैसे यू हैव टू बो बिफोर द क्वीन, आपको क्वीन को जो है झुक करके उनको ग्रीट करना होता है, ठीक है। और उनकी प्रेजेंस में कुछ और रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि आप शोर नहीं मचा सकते या आप बोल नहीं सकते, पहले उनको उनकी बात बोलने दीजिए और फिर आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। उसी तरीके से पुराने ज़माने में भी एक रूल्स की पूरी चीज़ हुआ करती थी जो फॉलो की जाती थी। एम्प्रर जो है सब लोगों की आंखों में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था, ठीक है। और अगर एम्परर जो है वो बैठ गया सिंहासन पे, यानी कि राजा जो है वो सिंहासन पे बैठ गया है, तो किसी को भी परमिशन नहीं होती थी कि वो अपनी जगह से हिले, ठीक है, या फिर उसकी परमिशन, राजा की परमिशन के बिना मूव कर सके, ठीक है। कुछ सामाजिक कंट्रोल भी होते थे, ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर पूरी सक्सेसफुली चलाए जाते थे, ठीक है। उसके अंदर प्रॉपर एक फॉर्मेट जो है वो फॉलो होता था, किस तरीके से आपको एड्रेस करना है कोर्ट के अंदर, किस तरह से आप बोलने चाहिए कोर्ट के अंदर, किस तरीके से आपका लहजा होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। और अगर इस तरीके के जो एटिकेट्स हैं, जो मैनर्स हैं, अगर इन एटिकेट्स को कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको उसी, अगर किसी व्यक्ति ने गलत कोई काम कर दिया तो एटिकेट्स फॉलो नहीं करे, मैनर्स फॉलो नहीं करे, और लोग बाग उसे नोटिस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और उसको उसी समय पे ऑन द स्पॉट पनिशमेंट दे दिया जाता था। आपने ये चीज़ कई बार पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल्स जो हैं उसके अंदर भी आपने नोटिस करी होगी, अगर देखे होंगे तो आपने समझ पाएंगे आप इस चीज़ को, कि जब भी कोई कोर्ट के अंदर, किसी भी राजा की अदालत के अंदर, दरबार के अंदर कोई भी गलती कर देता था तो उसको ऑन द स्पॉट जो है पनिशमेंट दे दिया जाता था, कि इसको कारागार में डाल दिया जाए, इस तरह की शब्द आपने सुने होंगे। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द क्रॉनिकल्स ले डाउन विद ग्रेट प्रिसिशन द रूल्स डिफाइनिंग स्टेटस अमंग्स द मुगल एलिट्स। अब जो क्रॉनिकल्स इतिहासकार हुए हैं ना, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए हैं जो मुगल एलिट्स के अंदर फॉलो होते थे। इन कोर्ट स्टेटस वाज डिटरमाइंड बाय स्पेशल प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। यहाँ पर कोर्ट दरबार होते थे, वहाँ पे जो राजा है उसकी जगह जो होती थी उससे लोगों को समझ में आता था कि किंग कौन है, उसका स्टेटस मेंटेन होता था। द प्लेस accorded to a courtier by the ruler was a sign of his importance in the eyes of the emperor. अब दरबार में आपको कहाँ राजा के आसपास जगह मिली है या कितनी दूर मिली है रूलर से, वो डिपेंड करवाता था कि आपकी कितनी अहमियत है एम्परर की आंखों में, ठीक है। Once the emperor sat on the throne, no one was permitted to move from his position or to leave without permission. एक बार राजा अगर एम्परर बैठ गया अपने सिंहासन पे, अपने थ्रोन पर, तो किसी को परमिशन नहीं हो सकती कि वो मूव करे, हिले डुले जाए कहीं पर छोड़ करके कोर्ट को, या फिर जब राजा बोलेगा तभी आप जा सकते हो, बिना राजा की परमिशन के आप हिल भी नहीं सकते। Social control in court society was exercised through carefully defining in full detail the forms of address, courtesies and speech which were accepted in the court. अब सामाजिक तरीके से सोशल कंट्रोल जो है, आपको कैसे कोर्ट के अंदर आपको बेसिक चीज़ें करनी है, वो आप सारे रूल्स और रेगुलेशंस में अच्छे फुल डिटेल में बताए जाते थे। किस तरीके से आपको अपने से बड़े रूलर को, या उनसे नीचे उनके कोई मिनिस्टर भी हैं तो उनको किस तरीके से एड्रेस करना है। आपने देखा होगा कई बार जो पुराने ज़माने के जो सीरियल होते हैं उनके अंदर कोई भी मैसेंजर आता था तो उसका एक तरीका होता था, वो किस तरह मूव करता था, बो डाउन करता था राजा के सामने और फिर बोलता था। उस तरीके से सारी कर्टसीज को फॉलो करना होता था कि किस तरीके से आपको बात करनी है, वो स्पीच पे आपको सारी रूल्स के अंदर बताई जाती थी। द स्लाइटेस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एटिकेट वॉज नोटिस्ड एंड पनिश्ड ऑन द स्पॉट। एक हल्की सी भी जो गलती होती थी एटिकेट्स के अंदर वो नोटिस कर ली जाती थी और ऑन द स्पॉट उसका पनिशमेंट भी दे दिया जाता था। अब इसमें सैल्यूटेशन भी अलग अलग तरीके के होते थे, ठीक है। अब कितना आप किस हायर स्टेटस वाले व्यक्ति को, जैसे कि एम्परर है, उनको पहले आप झुक करके अपने चेस्ट पे हाथ रख करके बो डाउन कर रहे हैं, ये एक तरीका होता था। एक तरीका ये भी होता था कि आप बिल्कुल लेट करके पूरी तरीके से ज़मीन पे लेट करके और फिर ग्राउंड को चूम करके, ठीक है, किसिंग द ग्राउंड एक चीज़ हुआ करती थी, ये भी एक शाहजहाँ जैसे हैं उनके द्वारा चलाई गई थी। ये एक तरीका होता था कि आप राजा का कितना आदर कर रहे हैं, ये दर्शाने का एक तरीका होता था।
तो पहले का ये होता था कि झुक करके कर दे, फिर उसके बाद में इसको बोला गया सिजदा, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन। इसके अंदर क्या होता था, लेट करके ही करते थे, पूरा लेट ही जाते थे। और उसके बाद में शाहजहाँ जो इन्होंने थोड़े से चेंज करे, रिप्लेस करे, उन्होंने चहर तस्लीम या जमीना बोस के नाम से शुरू करे अपने नए रिचुअल्स। और उसमें उन्होंने ये बोला था कि आपको ग्राउंड को चूमना है, यानी ज़मीन को चूम करके वो करना है। तो ये अलग अलग तरीके का आदर दिखाने का तरीका होता है। जैसे कि हमारे फॉर्मल, अगर हम रिटर्न लेटर्स वगैरह एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसमें अलग तरीका का सैल्यूटेशन होता है। फॉर्मल में हम रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखते हैं, और इनफॉर्मल में हम डियर लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इनके यहाँ का सैल्यूटेशन इस तरीके का था। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। The forms of salutation to the ruler indicated the person's status in the hierarchy. Deeper prostration represented higher status. अब अलग अलग तरीके के सैल्यूटेशन होते थे। रूलर के सामने आप किस तरीके से, जो व्यक्ति आ रहा है वो किस तरीके से उसको बो डाउन करके अपना ग्रीट कर रहा है, वो तरीका होता था। ठीक है, जितना हायर स्टेटस का व्यक्ति होता था उतना ही आपको अलग लेवल से उनको ग्रीट करना होता था। द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन वॉज सजदा और कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन। जो सबसे बड़ी तरीका होता था सबमिशन का वो होता था सजदा, यानी इसमें बिल्कुल व्यक्ति लेट जाता था, कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन। अंडर शाहजहाँ these rituals were replaced with चहर तस्लीम एंड जमीन बॉस किसिंग द ग्राउंड। शाहजहाँ ने आकर के चेंज कर दिए रिचुअल्स। उन्होंने बोला कि अब आपको जमीन को चूमना है, आप आएंगे और जमीन को किस करेंगे, और यही तरीका होगा अपने रिचुअल दिखा, मतलब अपनी ग्रीटिंग्स दिखाने का। इन पैराग्राफ्स में अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. No, ma'am, no problem. It is clear, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, फिर प्रोटोकॉल्स जो थे दूसरे वो ये थे। अब कई बार क्या होता था, मुगल कोर्ट के अंदर बाकी चीज़ें भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखती थी। अब जैसे कोई एम्बेसडर आया है मुगल एम्परर के सामने, ठीक है, और उनको अब बताना है कि किस तरीके से आप, मतलब उनकी आपने कैसे एक्सेप्ट करी है ग्रीटिंग्स, वो भी इम्पोर्टेंस देता था। अगर वो व्यक्ति ढंग से उनको ग्रीट नहीं करता था तो इनको दिक्कत आ जाती थी। ठीक है, कई लोग जो है वो अलग अलग तरीके से इस चीज़ को देखते थे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि कोई आया और उसने डीपली बो डाउन करा है, यानी कि झुका है, या फिर उसने ग्राउंड को चूमा है, ठीक है, या फिर उसने कोई पर्शियन कस्टम जो है जिसमें अपने हाथ को जोड़ करके अपने चेस्ट से और फिर झुक करके आप अभिवादन करते हैं, वो एक तरीका हुआ करता था। ठीक है, अब थॉमस रो एक इंग्लिश एनवॉय थे, जेम्स, जो सिंपली आए जागीर के सामने और उन्होंने यूरोपियन कस्टम के हिसाब से ग्रीट करा। ठीक है, जो उनको यूरोपियन, अब कई बार होता है लोगों को पता ही नहीं होता था कि किस तरीके से ग्रीट करना चाहिए, तो वो अपने कस्टम के हिसाब से कर देते थे। तो इससे क्या हुआ था, पूरा जो कोर्ट था वो शॉक में चला गया था कि ये तो इन्होंने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, इन्होंने तो ढंग से ग्रीट ही नहीं करा, इनको तो गलत हो गया, ये तो इनको पनिशमेंट देना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिली हैं। The protocols governing diplomatic envoys at the Mughal court were equally explicit. अब protocols जो बाहर के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, जो बाहर के लोग आते थे उनके अलग अलग तरीके से होते थे, जब मुगल कोर्ट के अंदर आते थे और फिर वो अपने हिसाब से काम करते थे, तो उसका भी अलग ही तरीका था। एन एम्बेसडर प्रेजेंटेड टू द मुगल एम्परर वाज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। कोई बाहर का व्यक्ति आया है मुगल एम्परर के अंदर, तो उससे भी यही एक्सेप्ट किया जाता था कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रीट करे, इधर बाय बोइंग डीपली, या तो बहुत झुक करके सलाम एक अभिवादन करे, या आए आकर के बोले, या फिर किसिंग द ग्राउंड, या फिर जो ग्राउंड को चूम करके करने का है वो करे, और एल्स टू फॉलो द पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैस्पिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, या फिर जो पर्शियन कस्टम है, ठीक है, उस तरीके से करे कि वो आए और फिर अपने हाथ जोड़े और फिर उसके बाद में झुक करके अभिवादन करे, यानी नमस्ते करे, इस तरीके से। तो सबका अपना अपना तरीका था। 3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कैसे आपको 3 चीज़ों में बताया गया है कि अगर आप मुगल एम्परर के अंदर आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से काम करना है, अभिवादन करना है, कोई भी व्यक्ति बाहर का एम्बेसडर ही क्यों ना हो।
अब इनमें आए थॉमस रो, द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स वन, सिंपली बोर्ड बिफोर जहांगीर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कस्टम एंड फर्दर शॉक द कोर्ट बाय डिमांडिंग अ चेयर। अब इन्होंने क्या करा, थॉमस रो आए, इंग्लिश एनवॉय थे ये, जेम्स वन के एम्बेसडर थे, ये आए, सिंपली झुके जहांगीर के सामने और फिर इन्होंने आकर के अपने बैठने के लिए डिमांड कर दी एक चेयर की भी। तो इससे पूरा कोर्ट जो है आश्चर्यचकित हो गया था। बोले एक तो आकर के ढंग से नमस्ते नहीं करा जैसे अपने यहाँ पे होता है, ग्रीट नहीं करा, और उसके बाद में बैठने के लिए चेयर भी मांग रहे हैं आगे होकर के। तो ये चीज़ पूरी अदालत के सामने बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली हो गई थी, सब लोग शॉक हो गए थे। तो ये जब भी हमने पढ़ा, इस पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं आप, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। No, ma'am, no problem. ठीक है, Ma'am, it is clear. ओके कूल। द एम्परर बिगेन हिज डे। अब नेक्स्ट में ये है कि एम्परर जो है उसकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया कि वो अपने दिन की शुरुआत किस तरीके से करते थे। वो दिन की शुरुआत अपने धार्मिक भक्ति से करते थे, ठीक है, प्रेयर्स वगैरह करके करते थे। फिर स्मॉल छोटी सी बालकनी होती थी जिसको झरोका भी बोला जाता है, वहाँ पे खड़े होते थे, ठीक है, जो ईस्ट साइड में हुआ करता था। देन उनके सामने काफ़ी लोग आ जाते थे जिनके अंदर सोल्जर्स, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स, वुमेन जो अपने गरीब मतलब अपने बीमार बच्चों को लेकर के आ जाती थी। वो सब वेट करते थे कि एम्परर आएंगे और दर्शन देंगे। उसको बोला गया था अकबर के टाइम पे झरोका दर्शन, ठीक है, जिसमें जो बड़ी अथॉरिटी है वो अपना मतलब कि आप उनके सामने ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम आप में अभी विश्वास करते हैं, पॉपुलर फेथ के तौर पे ये देखा जाता था झरोका दर्शन। और कई बार कुछ समय बिताने के बाद, झरोका दर्शन में बिताने के बाद में एम्परर जो है अपने पब्लिक हॉल में जाते थे जिसको बोलते थे दीवाने आम। यहाँ पर प्राइमरी बिजनेस के बारे में डिस्कस किया जाता था कि किस तरीके से इनको अपना काम चलाना है। और दूसरा उसके बाद में दीवाने आम के बाद में ये जाते थे दूसरे तो 2 आवर्स बिताने के बाद में जाते थे दीवाने खास में, जो प्राइवेट ऑडियंस हुआ करती थी, यानी कि वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो है वो डिस्कस किए जाते थे। यहाँ पे सिर्फ हाई मिनिस्टर्स लोग जो होते थे वो ही इनके सामने आते थे, या टैक्स ऑफिशियल्स जो हैं वो आते थे, अपनी चीज़ें डिस्कस करते थे कि किस तरीके से राज्य के अंदर बदलाव करने चाहिए, किस तरीके से नई इमारतें बनवानी चाहिए। वो सब चीज़ें दीवाने खास में डिस्कस होती थी। और दीवाने आम में आम जनता जो होती थी वो आती थी। तो ये याद रखेंगे दीवाने आम के बारे में क्या है और दीवाने खास के बारे में क्या है। The emperor began his day at sunrise with personal religious devotions or prayers and then appeared on a small balcony, the Jharoka, facing the east. एम्परर अपने दिन की शुरुआत सुबह के सूर्योदय के साथ में अपनी धार्मिक पूजा अर्चना करके और प्रेयर करके शुरू करते थे, और फिर उसके बाद में छोटी बालकनी में खड़े हो जाते थे जिसको बोलते थे झरोका। उस बालकनी का जो दिशा होती थी वो ईस्ट की तरफ होती थी। Below, a crowd of people, soldiers, merchants, craft persons, peasants, women with sick children, waited for a view, दर्शन ऑफ द एम्प्रर। ये सब लोग इकट्ठे हो जाते थे उस झरोके के नीचे इनके दर्शन पाने के लिए। झरोका दर्शन was introduced by Akbar with the objective of broadening the acceptance of the imperial authority as a part of popular faith। झरोका दर्शन इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था इस चीज़ को करने का कि विश्वास बना रहे कि हाँ आपकी इंपीरियल अथॉरिटी जो है वो आपके विश्वास का एक हिस्सा है, इसलिए इन्होंने इस तरह की चीज़ शुरू करी थी। After spending an hour at the Charoka, the emperor walked to the public hall of audience Diwan-e-Am to conduct the primary business of his government। 1 घंटा बिताने के बाद में झरोका दर्शन में 1 आवर तक खड़े होने के बाद में एम्प्रर जो है पब्लिक हॉल की तरफ जाते थे जिसको बोला जाता था दीवाने आम। यहाँ पर इनके जो बेसिक चीज़ें होती थी, अपनी कोई केस आ गया, कोई आम जनता से रिलेटेड कोई केस आ गया तो उस चीज़ को ये सॉर्ट आउट करते थे। एक तरीके से सरकार किस तरीके से चलानी है उसको देखते थे, बट आम लेवल पे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो राजा के सामने ही सॉर्ट आउट होते। तो अगर 2 लोगों में लड़ाई हो गई या कोई और मैटर आ गया तो वो उनको सॉर्ट आउट करते थे। स्टेट ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड रिपोर्ट्स एंड मेड रिक्वेस्ट। स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो रिपोर्ट्स बताते थे और रिक्वेस्ट बताते थे। 2 hours later, the emperor was in Diwan-e Khas to hold private audiences and discuss confidential matters। 2 घंटे बाद एम्प्रर जो है वो दीवाने खास में जाते थे और फिर वहाँ पर उनकी प्राइवेट लोग जो होते थे, जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, वो वहाँ पर मैटर्स डिस्कस होते थे।
High ministers of state placed their petitions before him and tax officials presented their accounts. बड़े ministers जो हैं वो अपने petitions उनके सामने रखते थे और tax officials जो हैं अपने accounts वहाँ पर discuss करते थे कि कहाँ हमने कितना खर्चा कर दिया है, वो सब चीज़ें discuss होती थी. Occasionally, the emperor viewed the works of highly reputed artists or buildings plans of architects Mimar. अब occasionally क्या होता था, emperor इस तरह की चीज़ों में दीवाने खास के अंदर emperor जो है, जो बड़े आर्टिस्ट होते थे, उनका काम देखा करते थे और कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर बनानी है, क्योंकि इन लोगों को बहुत शौक था बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुआ करती थी. अभी तक इन 2 पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग. No, ma'am, no problem. ओके. देन फिर कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते थे, जैसे एनिवर्सरी हुई कि जैसे कि एनिवर्सरी एज एन एनिवर्सरी ऑन द असेशन टू द थ्रोन, कि कब आपको राज्य अभिषेक होगा आपका, इस तरीके की चीज़ें हुई, या ईद, शब बारात हुई, या होली हुई. इस तरीके के जो ओकेजन्स होते थे वहाँ पर भी अलग एक तरीके का सेलिब्रेशन होता था. खुशबूदार कैंडल्स जो हैं जलाई जाती थी पैलेस के अंदर और सजाया जाता था, उन पर कई सुंदर पेंटिंग्स वगैरह या सजावट का सामान जो है लगाया जाता था, जिससे एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़े जो भी लोग विजिट करें उस जगह को. मेजर मुगल किंग्स के 3 मेजर सेलिब्रेशंस होते थे साल के अंदर. सोलर और लूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क, नवरोज या फिर इरानियन न्यू ईयर ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स, या फिर उनके बर्थडेज होते थे जो कि जिसमें मोनार्क जो कि राजा है उसके वजन के हिसाब से ही तोला जाता था और उनको एक तराजू में बिठाया जाता था और दूसरे तराजू में सोने, सिक्के, चांदी, बर्तन, सब चीज़ें जो हैं वो रखी जाती थी उनके वजन के अनुसार. और फिर उन सब चीज़ों को जब उनके वेट के अकॉर्डिंग वो बैलेंस हो जाता था तब उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया जाता था एज अ चैरिटी. इस चीज़ के लिए आप जोधा अकबर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से ये सीन अच्छे से समझाया गया है कि वहाँ पर जो राजा है उसको वजन के हिसाब से अकबर जो होते हैं उनका वजन करवाया जा रहा होता है. और फिर उसके बाद में वो सब चीज़ें रखने के बाद में भी एक होता है ना कि एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें की जाती हैं उस ज़माने में, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी. ओके, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज द एनिवर्सरी ऑफ द सेशन टू द थ्रोन, ईद, शब बारात एंड होली, द कोर्ट वाज फुल ऑफ लाइफ. 3 जो ऐसे चीज़ हैं फेमस, यानी ईद हुई, शब बारात हुआ या होली हुई, ये इस समय अदालत में बहुत फुल ऑफ लाइफ यानी कि बहुत अच्छी सजावट होती थी और बहुत ही अच्छा लाइवली माहौल रहता था. Perfumed candles set in the rich holders and palace walls, festooned with colorful hangings, made a tremendous impression on visitors. खुशबूदार मोमबत्तियाँ वहाँ पे जलाई जाती थी जो होल्डर्स होते थे वहाँ पर, ठीक है, रिच होल्डर्स होते थे उनके उधर, और पैलेस की वॉल्स पर सजावट हुई जाती थी. कलरफुल हैंगिंग्स, कलरफुल वॉल हैंगिंग्स लगाए जाते थे जिससे वहाँ पर विजिट उस पैलेस के अंदर आने वाले लोगों के सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े. द मुगल किंग सेलिब्रेटेड 3 मेजर फेस्टिवल्स अ ईयर. मुगल कोर्ट के अंदर 3 फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते थे. द सोलर एंड लूनर बर्थडेज ऑफ द मोनार्क, नरोज या इरानियन न्यू ईयर ऑन द वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है. ऑन हिज बर्थडेज द मोनार्क वाज वेड अगेंस्ट वेरियस कमोडिटीज व्हिच वर देन डिस्ट्रीब्यूटेड इन चैरिटी. और उनके जन्मदिन वाले दिन अलग अलग चीज़ों से वजन तोला जाता था और उसको रखा जाता था चैरिटी के तौर पर. So that's all for today, students. If you have, please conjure up your problems for tomorrow's class. अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत आई हो तो हम आपकी प्रॉब्लम्स कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. Okay, ma'am. Okay, and one more thing I want to discuss with you all. Please tell me कि आप लोगों ने अभी अपना टॉपिक जो है वो चूज कर लिया है प्रोजेक्ट का and you have started working on it. Ma'am, Yes. excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए. Ma'am, बेटा आपकी आवाज actually around कितने पेज? Ma'am, 20 to around 25 कितने pages का पेपर्स हमें 20 to 25 करने हैं?
ओके 20 to 25 पेजेस का आपको बनाना है प्रोजेक्ट, मैक्स टू मैक्स 25, मैम। ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम। Okay, that's all for today, students. Have a nice day ahead. God bless you all. थैंक यू मैम।